स्वागत है स्टूडेंट। कक्षा 9 के इस सेशन में जो अपन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो कक्षाएं हैं ये सरस्वती लर्निंग सेंटर की तरफ से जो अपने विद्यालय के निदेशक महोदय श्री अशोक जी पालीवाल साहब हैं उनकी तरफ से आयोजित हो रही है। तो अपन जानते हैं कि वो भी हमारी जो शिक्षा है के प्रति कितने सजग हैं, ताकि हम घर बैठे ही जो है अपन शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर पर एक निश्चित शेड्यूल बना करके जो कक्षाएं ये आयोजित हो रही है उन आयोजित होने वाली कक्षाओं का लाभ उठाते हुए कॉपी डाल करके अपने अध्ययन को अनवरत बनाए रखें, ताकि हमारी जो ये अभी कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है वो भविष्य में अपने को पीछे की ओर नहीं धकेले। हर परिस्थिति में व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है, तो अपने को इसमें कुछ न कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है। और ये एक तरह से अपन कह सकते हैं कि हमारे लिए तो एक थोड़ी सी सौभाग्य की बात भी मानी जा सकती है कि हम सभी अपने घर वालों के बीच में हैं, तो हमें व्यवहारिक नॉलेज भी प्राप्त होगा और अपन प्राप्त करते भी होंगे। इस प्रकार अपने को व्यवहारिक नॉलेज के साथ साथ में अपनी शिक्षा को भी लगातार जारी रखना है। तो अपन आज के सेशन में बात करते हैं जो कक्षा 9 है उसके पहले पाठ के बारे में। वैसे अपन विज्ञान शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहले पर्यावरण थी, फिर विज्ञान आ गई 6ठी 7वीं 8वीं में। तो अपन 9th कक्षा में जो विज्ञान का इस बार जो पाठ्यक्रम है बदला हुआ है, वो बदला हुआ पाठ्यक्रम वैसे ये कुछ समय पूर्व गई था, लेकिन अब इसको वापस लागू कर दिया गया है। तो अपन इस पहले पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पहले पाठ का नाम आपके सामने है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो अपन बात करते हैं कि जो ये शब्द है पदार्थ, मैटर, इस मैटर से अपन बात करते हैं कि वास्तव में जो मैटर है ये मैटर क्या है। देखो, अभी आप अपने कमरे में हो सकते हो, या अपने जब वीडियो देखते समय आप अपने ग्राउंड में हो सकते हो, बगीचे में हो सकते हो, छत पर हो सकते हो, कहीं भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय अपन कहीं स्थान पर बैठे होंगे, तो हमारे आसपास में सामने कई प्रकार के पदार्थ नज़र आते होंगे। यदि आप अंदर कमरे में बैठे हैं तो टीवी है, सोफ़ा सेट है, कुर्सी, चेयर, इस प्रकार गिलास है और गिलास में पानी है, इस प्रकार नज़र आता होगा। ट्यूबलाइट है, पंखा है। यदि अपन बाहर बैठे हैं तो भी इस प्रकार कई प्रकार के अपने को चीज़ें देखने मिलती होंगी। यदि बगीचे में है तो पेड़ पौधे इस प्रकार देखते होंगे। यदि आप शाम के समय, रात के समय यदि ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको रात को आकाश के अंदर कई प्रकार के तारे, नक्षत्र, चंद्रमा इस प्रकार देखते होंगे। दिन के समय सूर्य दिखाई देता है। तो इस प्रकार अपन जो देखते हैं पदार्थ को अपन बात करते हैं शुरुआत में कि पदार्थ वास्तव में पदार्थ है क्या। तो यदि अपन पुराने समय की बात करें तो अपना जो एक ग्रंथ है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा है कि पदार्थ क्या है। वो बताते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो 5 मूलभूत चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। उस समय क्या उदाहरण थी? छिमी, जल, पावक, गगन, समीरा। तो फिर अपन इसको यदि हिंदी अर्थ में कहें कि पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो अपन कह सकते हैं कि जो पदार्थ बनकर के होता है वो हो सकता है पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, और हवा, वायु। इस प्रकार छिमी यानी पृथ्वी होता है, छिमी जल, पाउक यानी अग्नि होता है, और गगन यानी आकाश होता है, और समीर यानी वायु होता है। वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि इस प्रकार जो है ये पदार्थ मिल करके बना होता है। तो पदार्थ का ये जो है ये अर्थ पहले से ही लगाया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपन ये जो पदार्थ है इसका यदि अपन वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो पदार्थ का क्या अर्थ निकलता है। तो अपन बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अपनी बोतल है पानी की, किताब है, कॉपी पेन इस प्रकार है, बैग है, हमारे खुद के वस्त्र है, हम खुद हैं। तो इस प्रकार जो पदार्थ होता है उस पदार्थ में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा होती है। तो पदार्थ में द्रव्यमान, कुछ गुण हो जाते हैं पदार्थ के, पदार्थ में होता है द्रव्यमान, पदार्थ की कुछ मात्रा होती है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और मान का मतलब होता है उसके कुछ मात्रा होती है, द्रव्यमान होता है। दूसरी अपन बात करते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है, चाहे वह ठोस है, चाहे वह गैस है, चाहे वह द्रव है, वह स्थान घेरता है, यानी वह अपने एक एरिया कवर करता है, यानी उसका आयतन होता है। यदि अपन इसको आयतन को व्यक्त करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस प्रकार अपन उसको आयतन के रूप में कर सकते हैं। तो जो पदार्थ होता है उसका कुछ आयतन होता है।
ये पदार्थ का आयतन होता है। और अपन जानते हैं कि यदि पदार्थ को अपन तोड़ें, टुकड़े करें उसके, तो उसके सूक्ष्म सूक्ष्म कण भी बन सकते हैं। तो पदार्थ को अपन सूक्ष्म कण के रूप में कणों का बना होता है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म कण। पदार्थ में क्या होते हैं? सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, अब अपन पदार्थ को अनुभव भी कर सकते हैं, चाहे ठोस है उसको अपन दबाने की चेष्टा करें वो दबेगा नहीं। द्रव जो होता है, द्रव को अपन इस प्रकार हिला सकते हैं, दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकता है। तो ये जो होता है इसको अपन कह सकते हैं कि यदि अपन ठोस को दबाएं तो अनुभव कर सकते हैं ये ठोस है। पानी है तो अपन, यदि पानी है, तेल है, इसमें ऐसे हाथ डालेंगे तो अपने को इस प्रकार का लगेगा कि ये द्रव है, लिक्विड है। यदि उसको गिराया जाएगा तो वो बहेगा। तो इस प्रकार कुछ गुण होते हैं, तो वो अपन को बोलते हैं उसको संपीड्यता, संपीड्यता। तो इस प्रकार पदार्थ को संपीड्यता के गुण के रूप में मान सकते हैं। और अपन पदार्थ को अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ठोस है तो ठोस को अनुभव कर सकते हैं, द्रव है तो द्रव को अनुभव कर सकते हैं, यदि गैस है तो गैस को अनुभव कर सकते हैं। तो पदार्थ को अनुभव भी किया जा सकता है। देखिए इससे परिभाषा बनेगी, अनुभव भी किया जा सकता है। अब देखिए परिभाषा क्या बन सकती है, यदि इसको अपन इनको सजाएं, डेकोरेशन करें, इन शब्दों का यदि अपन व्यवस्थीकरण करें तो अपन क्या कह सकते हैं कि पदार्थ वह है जिसे देखा भी जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, और उसका कुछ द्रव्यमान होता है, और अपन उसको कह सकते हैं कि वह सूक्ष्म कणों से बना हो सकता है। तो उसकी परिभाषा क्या बन सकती है? ये परिभाषा बन सकती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि पदार्थ की क्या बन सकती है? परिभाषा बन सकती है। अपन ऐसे लिख सकते हैं परिभाषा। परिभाषा रूप में क्या लिखेंगे? अपन कहेंगे जिसे देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, एवं जो सूक्ष्म कणों से बना होता है। जैसे अपन बात करते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा को अपन छू तो नहीं सकते, लेकिन देख तो सकते हैं ना। अपन जानते हैं चंद्रमा पर कई, जैसे नील आर्मस्ट्रांग है, यूरी गागरिन, इस प्रकार उतरे हैं, लोग उतर कर आए हैं, तो उसमें पत्थर भी हैं, रेत भी हैं, तो उसका द्रव्यमान है, वो पदार्थ है। तो इस प्रकार पदार्थ क्या कहलाएगा? जैसे अपन देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। अब जैसे हवा है तो हवा को अपन देख नहीं सकते, ऐसा अपन टच भी करें तो स्पर्श भी अपने को ऐसा नहीं लगेगा कि ये हवा है, लेकिन हवा को अपन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अपन जब श्वास लेते हैं तब श्वास के द्वारा अपन जिंदा रहते हैं। तो इस प्रकार हवा को महसूस किया जा सकता है। और द्रव्यमान होता है, उसमें पदार्थ में जो है उसका कुछ मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा। और वह सूक्ष्म कणों, जिसको अपन नाम दे सकते हैं परमाणु और अणु, और सूक्ष्मतम जो कण होता है वह परमाणु कहलाता है। तो ये पदार्थ की क्या बन गई? डेफिनेशन बन गई, परिभाषा बन गई। फिर अपन बात करते हैं पदार्थ के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। पदार्थ के गुणधर्म, अब देखिए पदार्थ के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। जो पदार्थ होता है, पदार्थ के जो गुणधर्म होते हैं वो मुख्यतः 3 गुणधर्म होता है। फिर अपन उसको गुणधर्मों कैसे बांट सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि जो पदार्थ होता है उनके कणों में खाली जगह होती है, तो अपन गुणधर्मों को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। 3 गुणधर्म होते हैं। पहला, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान, मतलब खाली जगह होती है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, व्याख्या करेंगे अभी आगे। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अब कुछ में गति तेज होगी, किसी में गति धीमी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं ठोस कण में जो है वो गति बहुत मालूम नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ी बहुत हो सकती है।
लेकिन द्रव कणों में गति ठोस से क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, और द्रव कणों में गति बहुत अधिक तेज होती है। तो इस प्रकार पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, आकर्षण होता है। तो इस प्रकार पदार्थ के जो हैं वो 3 गुणधर्म होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पदार्थ के कण के मध्य रिक्त स्थान होता है, जो ठोस हैं, अपन जानते हैं ठोस बहुत सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, ठोस से कण पास में होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इस कण उनके मध्य रिक्त स्थान जो है वो बहुत ही कम होता है। जैसे इस कण अपन ठोस को दबा नहीं सकते। उसके बाद में बात करते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। तो जो ठोस है, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण अधिक है, इसलिए वो कण ज़्यादा गति नहीं कर सकते। लेकिन द्रव है, उनके कण गति कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह द्रव के अंदर घूम सकते हैं। तो द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं। फिर गैस, अपन जानते हैं गैस के कणों के मध्य बहुत ही अधिक रिक्त स्थान होता है, साथ ही उनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वह भी बहुत कम होता है। इसलिए जो द्रव गैस के कण हैं, वो गैस के कण बहुत अधिक गतिशील होते हैं। अब यदि अपन आकर्षण बल की बात करें कि किस में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो अपन बात कर सकते हैं कि जैसे ठोस में जो द्रव, फिर है गैस। तो ठोस में जो आकर्षण बल होता है वो द्रवों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। फिर द्रव में जो आकर्षण बल है वो गैसों की अपेक्षा क्या है, अधिक है। तो ये अपन आकर्षण बल के आधार पर इस प्रकार इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अब जिनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, इस कारण वो गतिशील भी कम होते हैं, वो एक दूसरे को क्या होते हैं, जकड़े रखते हैं। तो इस कारण ठोस जो होता है वो बहता नहीं है। जैसे आपके सामने ये बोर्ड पड़ा है, ये बोर्ड जो बह नहीं रहा, यदि ये बोर्ड पानी का बना तो बह जाता। तो इस प्रकार जो है ये आकर्षण बल के आधार पर अपन कह सकते हैं कि अब अपन इसका एक एक का वर्णन करेंगे कि आगे पदार्थों की अवस्थाओं पढ़ेंगे, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो ये सब बातें पढ़ी हमने कि पदार्थ क्या है, अर्थ पढ़ लिया, परिभाषा हो गई, उसके गुणधर्म हो गए। अब बात करते हैं किसकी, इसकी अपने ठोस द्रव गैस के अवस्थाओं की। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो 3 अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती है। नंबर 1 कौन सी अवस्था है, ठोस। नंबर 2 कौन सी अवस्था है, द्रव। 2 नंबर में अवस्था हो जाएगी अपने द्रव, और 3 नंबर में जो अवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी गैस। तो पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि जैसे ठोस है, तो जो ठोस होता है उस ठोस को अधिक दबाया नहीं जा सकता, और ठोस की जो आकृति होती है वह निश्चित होती है। ठोस का जो आकार होता है वह निश्चित होता है। यदि ठोस को किसी बर्तन में डाल दें तो भी उसका आकार वही रहेगा। ठोस से कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है। और ठोस की जो संपीडितता है, एक शब्द है संपीड्यता, इस संपीड्यता का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है दबने का गुण। अपन जानते हैं कि ठोसों को ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। ये जो अपने पास में इरेजर है, एक तरह से अपन कह सकते हैं बोर्ड इरेजर है या डस्टर है, जो डस्टर है इस डस्टर को अपन ज़्यादा नहीं दबा सकते। ये लकड़ी का बना हुआ है, क्योंकि इनके बीच में पहले से ही रिक्त स्थान क्या है, कम है, इस कारण इसको दबाया नहीं जा सकता। तो जो ठोस कण हैं, ठोसों को अपन नहीं दबा सकते। अब ठोसों के, द्रवों के, गैस के गुण अपनी बुक में लिख रखे हैं, तो अभी अपन कह सकते हैं कि जो ठोस का जो अपन गुण रूप में यदि बात करें कि ठोस के क्या गुण होते हैं, तो जो ठोस का गुण है उसका आकार निश्चित, अपन कहेंगे ठोस का आकार, यदि टेबल बना के करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, फिक्स होता है, ठोस का आकार निश्चित। फिर अपन इसकी बात करें, ठोस का आकार के बाद में अपन बात करें आयतन की, तो ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। फिर अपन बात करें 3 नंबर में संपीड्यता की, अधिक होती है संपीड्यता, संपीड्यता जो होती है वो ठोस की अधिक होती है, संपीड्यता अधिक, यानी वो दबता नहीं है। फिर
कणों के मध्य जो आकर्षण बल है, कणों के मध्य आकर्षण, कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार इनका आकार निश्चित होता है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, ठोसों की संपीड़ितता अधिक होती है, और जो ठोस कणों के जो मध्य आकर्षण बल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और अपन कहेंगे ठोस कणों के मध्य रिक्त स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है। अपन कह सकते हैं रिक्त स्थान बहुत कम, ठोसों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अब द्रवों की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जो द्रवों का आकार होता है वो अनिश्चित होता है। द्रवों का आकार अनिश्चित, आकार होता है, अनिश्चित होता है। जो द्रवों का आयतन होता है वो निश्चित होता है। 2 नंबर में अपन कहेंगे कि द्रवों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। मतलब द्रव जो स्थान घेरते हैं वो स्थान जो फिक्स घेरते हैं। और द्रवों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बहने का गुण होता है। द्रव बहते हैं, बहने का गुण, द्रव में जो होता है बहने का गुण पाया जाता है। और इस प्रकार जो है द्रवों के मध्य जो रिक्तन होता है वो ठोसों से ज़्यादा होता है। संपीड़ितता होती है, संपीड़ितता ठोस से अधिक होती है। जो द्रवों में संपीड़ितता है वो ठोस है, यानी द्रवों को ठोस की अपेक्षा ज़्यादा दबाया जा सकता है। फिर अपन बात करते हैं कि जो द्रवों के मध्य जो रिक्त स्थान है वो ठोस से अधिक होता है। 5 नंबर अपन कह सकते हैं कि रिक्त स्थान ठोस से अधिक, द्रव में स्थान ठोस से अधिक होता है। अब अपन बात करते हैं गैस की। जो गैस का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। गैस को अधिक दाब पर दबाया भी जा सकता है, यानी उसकी संपीड़ितता जो है वो बहुत ही संपीड़ितता बहुत कम, इसका अपन ठोस कर लिखेंगे संपीड़ितता बहुत कम, संपीड़ितता बहुत कम। और यहाँ पर जो है वो संपीड़ितता ठोस से अधिक होती है और गैसों में संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, यानी गैसों को जो है ज़्यादा आयतन से कम आयतन में इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे अपने घर में सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में जो एलपीजी गैस भरी होती है, एलपीजी का नाम होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका नाम पूछते हैं कई बार परीक्षा में। इसका एलपीजी का पूरा नाम पूछ लेते हैं, एलपीजी, इसका नाम होता है द्रवीकृत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का जो एलपीजी है, और अपन देखते हैं अभी कई हॉस्पिटल्स में वगैरह कोरोना की खबर चलती है न्यूज़ चैनल पर, तो उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है। तो जो ऑक्सीजन है उसको भी अधिक दाब पर छोटे सिलेंडर में इकट्ठा किया जाता है, और अपन कह सकते हैं उसमें भी जो है इसका जो संपीड़ितता है, गैसों की संपीड़ितता बहुत ही अधिक होती है, उसको दबाया जा सकता है। इस प्रकार गैसों में जो विसरणशीलता है, विसरण सबसे अधिक होता है। अब एक शब्द काम आया है, विसरण किसे कहते हैं? कि एक शब्द है विसरण। विसरण का मतलब होता है
पदार्थ का अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना, पदार्थ का अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गति। कोई भी पदार्थ जब अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गति करता है तो उसको विसरण कहा जाता है। विसरण हमेशा हर चीज में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में होता है, गैस में भी होता है। लेकिन अपन देखते हैं कि सबसे जो अधिक विसरण की दर है, मतलब अपन कह सकते हैं कि फैलने की जो दर है वो सबसे अधिक गैस में होती है। इसी कारण अपन देखते हैं जब हमारे घर में कोई, जैसे मान लीजिए मिठाई बन रही होती है या जैसे हलवा बन रहा होता है मान लीजिए, तो जो हलवे की जो खुशबू है वह सारे घर में जल्दी ही फैल जाती है। और अपन एक प्रश्न भी बुक में दे रखा है कि ठंडे हलवे की अपेक्षा गर्म हलवे का जो खुशबू होती है वो कैसे फैलती है। तो अपन यदि किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उनकी कणों की जो गतिज ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसको, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, उनमें इंक्रीमेंट हो जाता है और बढ़ने के कण तेजी से गति करते हैं। इस कारण वो तेजी से सारे घर में और घर से बाहर भी वो फैल जाती है। उसी प्रकार जब अगरबत्ती को अपन जलाते हैं, धूप बत्ती को जलाते हैं या धूप करते हैं, तो इस प्रकार वो भी हमारे घर में उसकी जो खुशबू है वो भी सारे घर में फैल जाती है। जिस प्रकार अपन कभी इत्र वगैरह लगाते हैं तो इत्र लगाने पर भी जो वायु के संपर्क में जो इत्र के कण आते हैं वो भी सारे इत्र की खुशबू को सारी जगह पर फैला देते हैं। तो इस प्रकार जो है पदार्थों को गर्म करने पर उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान में उनके विसरण की जो दर है, फैलने की जो दर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जैसे लाल दवा KMnO4 के नाम से मार्केट में मिलती है, KMnO4, इसको पोटेशियम परमैंगनेट और लोकल भाषा में लाल दवा के नाम से जाना जाता है। और यदि अपन इसको पानी में के अंदर घोल दें, एक टुकड़ा उसका डालें पानी में, तो वो जल्दी ही पानी के अंदर फैल जाता है, तो उसमें भी विसरण की दर अधिक होती है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि यदि हमारे मन में कोई विचार आता है, जैसे मान लीजिए घृणा है, स्नेह है, प्रेम है, दया है, उपकार की भावना है, ठीक है ना, तो यदि मन में ऐसा कोई विचार आता है तो वो हमारा अनुभव हो सकता है, लेकिन उसे पदार्थ नहीं कहा जा सकता। किताब में ये भी लिख रखा है कि क्या घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा, इस प्रकार की आनंद, इस प्रकार की जो मन से उत्पन्न जो भाव होते हैं, क्या उनको अपन पदार्थ की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर कोई वो सूक्ष्म कण नहीं है, नहीं उनका द्रव्यमान होता है, नहीं वो इस प्रकार के स्थान घेरते हैं। ये तो हमारे मन से एक इमोशंस है, इमोशंस को किसी पदार्थ की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार आज जो हमने पढ़ा वो पदार्थ का अर्थ पढ़ा, पदार्थ की परिभाषा पढ़ी, पदार्थ के गुणधर्म क्या क्या होते हैं और पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, पदार्थ की अवस्थाओं के हमने गुण पढ़ लिए। तो आज का अपना प्रश्न यही है, इस प्रकार अपने को प्रश्न को कॉपी में करना है और करने के बाद यदि आप मान लो कोई डिफिकल्टी आती है तो अपना जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में अपन इसको डिफिकल्टी को सेंड कर देंगे। अब आपके पास में 10 सेकंड है, आप 10 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लें और अपना कॉपी में आज का काम करना है। धन्यवाद।